अब इसको आज जो टेस्ट दिया आपने उसको सॉल्व कर लिया जाए। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वो सब नए हैं। ये सामान्यतः कभी किसी परीक्षा में नहीं पूछे गए, लेकिन आगे आने वाली परीक्षाओं में मिल सकते हैं। कॉइन बुक में सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, जिसके जवाब न मिले वो आप पूछ सकते हैं, या तो आने वाले टेस्ट में कॉइन बुक से भी प्रश्न रहेंगे। लेकिन ये सारे प्रश्न नए हैं, तो ध्यान से बहुत अच्छी तरह इसको समझिएगा। आगे परीक्षा पास करने में ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव आप पास तो सी पास, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, जैसे ये है, पहला है ऑब्जेक्टिव आपका, द फंक्शन, कौन सा फंक्शन है? टेस्ट फॉर एनी कैरेक्टर फॉर विच इज अल्फा और इज डिजिट इज ट्रू। मतलब इज अल्फा और इज डिजिट का मिला जुला फंक्शन कौन सा है? तो वो फंक्शन है आपका इज ए एल नम। इज ए एल नम अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को चेक करता है। अगर नंबर होंगे तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कैरेक्टर होंगे तो भी ट्रू रिटर्न करेगा। इज एक्स डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर को ट्रू रिटर्न करेगा, अगर हेक्साडेसिमल नंबर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इज स्पेस फंक्शन, अगर आपकी जो स्ट्रिंग आपने दी है वो स्पेस होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इज अपर फंक्शन, ये अगर अपर केस लेटर होंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा और लोअर केस होंगे तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, इसका उत्तर होगा आपका इज ए एल नम। उसके बाद द डिजिट इज डिजिट फंक्शन टेस्ट फॉर एनी डेसिमल डिजिट कैरेक्टर, तो ये ट्रू है। इस डिजिट फंक्शन चेक करता है अगर कोई डेसिमल डिजिट कैरेक्टर हो, मतलब 1 2 3 4 हो तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, डिजिट होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा। विच फंक्शन रिटर्न्स ट्रू ओनली फॉर द कैरेक्टर डिफाइंड एज लोअर केस लेटर्स। यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, एक नंबर सभी लोग सही कर लेंगे इसका। इज लोअर फंक्शन जो होता है, ये इसका उत्तर गलत कर दिया गया, इज अल्फा नहीं करता है। इज लोअर नाम का जो फंक्शन होता है ये ट्रू रिटर्न करता है जब उसके साथ दी गई स्ट्रिंग ट्रू हो। इसके अलावा इज ए एल नाम बता ही दिया आपको। इज अल्फा, अगर अल्फाबेट होगा, ABCD होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। इज LOW नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है, तो इज लोअर फंक्शन इसका सही है। इसके बाद दिस फंक्शन चेक्स वेदर द पास्ट कैरेक्टर इज व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस मतलब ब्लैंक स्पेस, तो हमने अभी बताया आपको इज स्पेस फंक्शन, ये आपका ट्रू रिटर्न करेगा जब स्पेस होगा तो। इज अल्फा अल्फाबेट के लिए है, इज पंक्चुएशन, इज जैसे कॉमा और ये सब हो, कॉमा फुल स्टॉप हो तो ट्रू रिटर्न करता है। इज ग्राफ, ग्राफ के लिए है, और ये फिलहाल आपके सिलेबस में भी नहीं है इस ग्राफ, तो इसको छोड़ दीजिए। द डैश फंक्शन कन्वर्ट्स एन अपर केस लेटर टू द करेस्पॉन्डिंग लोअर केस लेटर्स, तो ये होता है आपका टू लोअर नाम का फंक्शन। इज लोअर चेक करता है ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर लोअर फंक्शन होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, लोअर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर अपर होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इज अपर उसका उल्टा है, अपर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। टू अपर अपर में बदलता है और टू लोअर लोअर केस कैरेक्टर में बदलता है। F get C, get C, get CHR, get CHAR are all declared in stdio.h। ये तीनों ही कैरेक्टर फंक्शन है और ये डिक्लेयर्ड है stdio.h नाम की हेडर फाइल में। ये तो याद करने वाली चीज है। इज अल्फा फंक्शन इज यूज टू डिटेक्ट कैरेक्टर्स बोथ इन अपर केस एंड लोअर केस, तो ये ट्रू है। इज अल्फा फंक्शन ट्रू तब रिटर्न करता है जबकि उसके अंदर जो आर्गुमेंट हो, चाहे वो लोअर केस हो चाहे अपर केस हो, अगर है आर्गुमेंट कैरेक्टर है, अल्फाबेट है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अब यहाँ देखिए, INT I इक्वल्स टू 0, CHAR C, CHAR STR इक्वल्स टू लिटिल स्टार, वाइल STR I, वाइल STR I लिखें आप या लिखें वाइल STR I इज नॉट इक्वल्स टू \0, दोनों एक ही बात है। फिर आपने कहा पुट CHAR टू अपर STR ऑफ I, मतलब जो भी कैरेक्टर आ रहा है उसको अपर केस में बदल के STR ऑफ I को प्रिंट कर दे रहे हैं। तो ये एक एक कैरेक्टर एक के बाद एक आएगा इसमें, और हर कैरेक्टर को ये अपर केस कैरेक्टर में बदल देगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? लिटिल स्टार कैपिटल में। 11th है, डैश ऑकर्स व्हेन ए रिजल्ट इज टू लार्ज इन मैग्नीट्यूड टू रिप्रेजेंट एरर्स एज अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज ऑफ द रिक्वायर्ड टाइप। जब साइज से ज्यादा हो जाए तो वो क्या होता है? ओवरफ्लो होता है। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग हेडर डिक्लेयर्स मैथमेटिकल फंक्शंस एंड मैक्रोज। ये math.h नाम की फाइल है जो मैथमेटिक्स से संबंधित सारे फंक्शंस, मैक्रोज या क्लासेस को डिफाइन करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेटर। इसमें से कौन सा बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। तो डिवाइड के साथ भी दो बाइनरी यूनरी दो तरह के ऑपरेटर होते हैं। यूनरी में जिसमें एक ऑपरेंड हो और बाइनरी में जिसमें दो ऑपरेंड हो। जैसे अगर 2+5 लिखा है तो वो प्लस आपका यूनरी ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर कहा जाएगा, और अगर +5 लिखा है तो यूनरी कहा जाएगा। तो इसमें से यूनरी ऑपरेटर ये तीनों नहीं है नीचे वाले, प्लस प्लस यूनरी ऑपरेटर कहा जा सकता है क्योंकि इसके साथ एक ही ऑपरेंड इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ++a++, ठीक है। इसके बाद ए फंक्शन इज डिक्लेयर्ड xqrt - x अंडर द हेडर फाइल math.h। व्हाट विल द फंक्शन रिटर्न? √x, कॉम्प्लेक्स नंबर, एरर। तो ये मैथ्स वाले ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे। माइनस साइन के साथ किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं किया जाता है। SQRT फंक्शन नॉर्मली किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट को प्रिंट करता है। अगर आप SQRT - x लिखेंगे तो ये एरर डिस्प्ले करेगा। इसीलिए कई बार मैथ्स में माइनस प्लस साइन दोनों का इस्तेमाल करके स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट किया जाता है। विच ऑफ द गिवन मेथड इज यूज्ड फॉर सर्चिंग। इसमें से कौन सा सर्चिंग का मेथड है? बबल, ये एक सॉर्टिंग मेथड है। क्विक, ये एक सॉर्टिंग मेथड है। बाइनरी, ये एक सर्चिंग मेथड है अकेला। सिलेक्शन, ये भी एक सॉर्टिंग मेथड है। तो आपका उत्तर क्या होगा? बाइनरी। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड? printf स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम \n printf प्रोग्राम एग्जिट 0। तो एग्जिट के बारे में आपको पता है। एग्जिट का काम होता है कंट्रोल को सीधे बाहर भेज देना। मतलब आपके इस प्रोग्राम का आउटपुट सिर्फ ये दो लाइनें होंगी, स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम और प्रोग्राम एग्जिट्स। तो स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम एग्जिट्स, ये दूसरा वाला जो होगा ये होगा। अब इसमें आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हाँ तो INT मेन लिखा हुआ है और लास्ट में रिटर्न 0 लिखा है। तो अगर आप INT मेन लिखते हैं तो लास्ट में रिटर्न 0 लिखना जरूरी होगा। मेन फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को एक वैल्यू रिटर्न करता है हमेशा ही, और हम जब सामान्य प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लिखते हैं वॉइड मेन। इसीलिए लास्ट में हम getch का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई वैल्यू हमको रिटर्न नहीं करनी होती। अगर आप चाहें सेम प्रोग्राम को, किसी भी प्रोग्राम को बदलना चाहते हैं इसमें, तो आप INT मेन लिखिए और लास्ट में रिटर्न 0 लिख दीजिए। काम वैसे ही करेगा। बस आपको करना क्या पड़ेगा, आपको आउटपुट देखने के लिए Alt के साथ F5 प्रेस करना पड़ेगा बस। तो आप INT मेन भी लिख सकते हैं, वॉइड मेन भी लिख सकते हैं। अगर INT मेन लिखा है तो लास्ट में रिटर्न 0 लिखना जरूरी है, और प्रोग्राम के आउटपुट को देखने के लिए Alt + F5 प्रेस करना जरूरी होगा। लोकल वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन एन एरिया कॉल्ड स्टैक। जी हाँ, स्टैक कहेंगे उसको। लोकल वेरिएबल इसमें स्टोर होते हैं। लोकल वेरिएबल स्टैक में स्टोर होते हैं, और जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं आपके या रजिस्टर वेरिएबल्स होते हैं वो परमानेंट स्टोरेज एरिया में स्टोर होते हैं। मुख्यतः स्टैटिक वेरिएबल परमानेंट स्टोरेज एरिया में स्टोर होते हैं, और स्टैक में आपका लोकल वेरिएबल स्टोर होता है। और जो परमानेंट स्टोरेज एरिया और स्टैक के बीच की मेमोरी होती है उसको हम हीप कहते हैं। फिलहाल हमें ये जानना है कि स्टैक में लोकल वेरिएबल स्टैक में स्टोर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन? लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, एरे। तो एरे एग्जाम्पल होगा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का। स्टैटिक और डायनेमिक दो तरह के मेमोरी एलोकेशन होते हैं। आगे चल करके आप लिंक लिस्ट पढ़ेंगे। स्टैक क्यू आपके सिलेबस में है नहीं, तो लिंक लिस्ट आप पढ़ेंगे। तो लिंक लिस्ट में आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि पॉइंटर्स का इस्तेमाल करके डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट की जाती है। मतलब प्रोग्राम को शुरू में लिखते समय आपको ये नहीं बताना है कि वो एरे में ये कितनी जगह लेगा मेमोरी में। वो आप जैसे जैसे प्रोग्राम बनाते जाएंगे, प्रोग्राम रन करता जाएगा, उतनी मेमोरी वो एलोकेट करेगा। जबकि एरे के साथ क्या होता है, एरे को क्यों स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं? क्योंकि एरे को डिफाइन करते समय ही आपको ये बता देना होता है कि ये मेमोरी में कितनी जगह लेगा। जैसे आपने डिफाइन किया INT A of 5, तो इंटीजर प्रकार का एक एरे बना रहे हैं जो कि 5 जगह लेगा। तो 5 जगह लेगा मतलब 5 × 2 10 बाइट मेमोरी स्पेस कवर करेगा। तो एरे में आपको पहले बताना पड़ता है, इसलिए इसको स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहा जाता है। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का एग्जाम्पल है आपका एरे। ठीक है। अब एक चीज और है, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि जरूरी नहीं है, कई बार
बड़ी परीक्षाओं में पूछता है कि क्या एरे हमेशा 2 बाइट ही जगह लेगा, तो ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 4 बाइट ले सकता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर पर डिपेंड करता है कि इंटीजर मेमोरी में कितनी जगह लेगा। लेकिन सामान्यतः अगर आपसे पूछा जाता है कि इंटीजर मेमोरी में कितनी जगह लेगा, तो 2 बाइट जगह लेगा, ठीक है। ए पॉइंटर इनिशियलाइज्ड विथ नथिंग इज कॉल्ड, ये आपको बताया गया है, वो नल वाइल्ड पॉइंटर होता है। डेंजलिंग पॉइंटर उस पॉइंटर को कहते हैं, यहां भी देखिए गलती हो गई, आप 1 नंबर और बढ़ा लीजिएगा, 2 नंबर गड़बड़ होगा। इसमें क्या है, ए पॉइंटर इनिशियलाइज्ड विथ नथिंग इज कॉल्ड वाइल्ड पॉइंटर। डेंजलिंग पॉइंटर उस पॉइंटर को कहते हैं जो किसी ऐसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा हो जो डिलीट किया जा चुका हो। नल पॉइंटर ऐसे पॉइंटर को कहते हैं जिसमें हमने नल इनिशियलाइज किया हो, जैसे INT पॉइंटर p इक्वल्स टू नल, और नल जो है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में डिफाइंड है पहले से। चलिए, इसके बाद कैपिटल LF इज यूज टू डिस्प्ले लॉन्ग डबल। लॉन्ग डबल को प्रिंट करने के लिए कैपिटल LF का इस्तेमाल होता है, डबल को प्रिंट करने के लिए स्मॉल LF का इस्तेमाल होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन, इसमें से कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन नहीं है। INT_A3, INT_3A, INT_A3, नन ऑफ द मेंशन्ड। तो ये तीनों ही वैलिड वेरिएबल नेम है, क्योंकि अंडरस्कोर से वेरिएबल का नाम स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन, इसमें से कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन नहीं है। वेरिएबल नेम के नियम शुरू में आपको बताए गए हैं, उनको एक बार पढ़ लीजिएगा, प्रश्न उठता है उससे। INT_A3 अंडरस्कोर से नाम शुरू हो सकता है, INT_A_3 ये भी सही है। INT3_A ये गलत है, किसी भी वेरिएबल का नाम डिजिट से शुरू नहीं हो सकता। नियम के अनुसार क्या होता है, वेरिएबल बनाने के नियम क्या है, मुख्य नियम, वो अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं, दूसरा 8 अक्षर तक के हो सकते हैं, तीसरा कोई स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर के अलावा उसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता है, और चौथा नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। पांचवा, उसके बीच में कॉमा या वाइट स्पेस, ब्लैंक स्पेस का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो ये नियम है, इनको अगर आप याद रखेंगे तो आपको वैलिड वेरिएबल नेम वाले प्रॉब्लम में कहीं दिक्कत नहीं होगी। ऑल कीवर्ड्स इन सी आर इन, ये तो स्पष्ट है, लोअर केस लेटर्स। शुरू में ही बताते हैं आपको कि सी का जो प्रोग्राम है अधिकांशतः लोअर केस कैरेक्टर्स में ही लिखा जाता है, अपर केस का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है। और जहां अपर केस 1-2 एक्सेप्शन है, जहां अपर केस का इस्तेमाल होता है वहां आपको बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद 24 पर आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम्स इन सी, दे कैन कंटेन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर एज वेल एज स्पेशल कैरेक्टर्स, गलत है, अभी हमने नियम बताया आपको। इट इज नॉट एन एरर टू डिक्लेयर ए वेरिएबल टू बी वन ऑफ द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के नाम के वेरिएबल नेम हो सकते हैं। तो ये आपने कीवर्ड्स इन सी पढ़ा है, और ये पढ़ा है कि वो नाम वेरिएबल के नाम आइडेंटिफायर के रूप में कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता, मतलब वेरिएबल का नाम आप कीवर्ड के नाम को वेरिएबल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये भी गलत है। वेरिएबल नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विथ ए डिजिट, तो ये सही है, वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। वेरिएबल कैन बी ऑफ एनी लेंथ, नहीं, ऐसा नहीं है, 8 अक्षर से ज्यादा वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। तो बाकी 3 गलत है, सी वाला एक सही है। 25, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड, क्या होगा इसका आउटपुट भाई। INT मेन, printf हेलो वर्ल्ड, %d\n x, रिटर्न 0, x की वैल्यू को प्रिंट करिए, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करिए, उसके बाद %d की जगह पर x की वैल्यू प्रिंट करिए। हेलो वर्ल्ड x, हेलो वर्ल्ड फॉलोड बाय ए जंक वैल्यू, कंपाइल टाइम एरर। ये कंपाइल टाइम एरर हो क्योंकि ध्यान दीजिए x को कहीं डिक्लेयर नहीं किया गया है, अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो ये कंपाइल टाइम एरर होगी प्रोग्राम में। सिंटेक्स एरर नहीं है, सिंटेक्स एरर और कंपाइल टाइम एरर में अंतर होता है। प्रोग्राम को जब आप रन कराएंगे तब ये एरर बताएगा, और ये कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, आपने सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करना आप भूल गए, सिंटेक्स में कहीं गलती नहीं की आपने। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड, आपने कहा INT मेन, INT y बराबर 100, INT y बराबर 34, ठीक। printf हेलो वर्ल्ड, %d\n y, कौन से y की वैल्यू प्रिंट करेगा, किसी की नहीं प्रिंट करेगा। कंपाइल टाइम एरर, रीडिक्लेरेशन ऑफ y, ये एरर होगी,
क्योंकि y को आपने 2 बार डिक्लेयर कर दिया है, ये नहीं हो सकता है प्रोग्राम में। व्हाट विल हैपन इफ द फॉलोइंग सी कोड इज एग्जीक्यूटेड? int main इक्वल्स टू 3 printf %d main रिटर्न 0। ये क्या करेगा भाई? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फंक्शन का नाम भी मेन है और वेरिएबल का नाम भी मेन है। तो मेन ध्यान रखिएगा, मेन कीवर्ड नहीं है, फंक्शन का नाम है। तो इस नाम से वेरिएबल का नाम हो सकता है, तो ये कोई इरर विरर नहीं है, ये प्रिंट करेगा बिना किसी इरर के और प्रिंट करेगा 3 आपकी स्क्रीन पर। याद रखिएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड? int दिस इज वेरिएबल नेम, ध्यान दीजिएगा n कैपिटल में है इसमें, इक्वल्स टू 12। int दिस इज वेरिएबल नेम, ध्यान रखिएगा n स्मॉल में, इक्वल्स टू 14। printf %d दिस इज वेरिएबल नेम, स्मॉल n वाले को प्रिंट करवा रहा है, तो ये क्या प्रिंट करेगा? 14 प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल n वाला की वैल्यू 14 है। तो ये सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, एक भी अक्षर आपने अलग कर दिया तो ये अलग वेरिएबल का नाम, ये अलग वेरिएबल हो गया, ये अलग वेरिएबल हो गया। तो इस वेरिएबल की वैल्यू को आप प्रिंट करा रहे हैं, उसको प्रिंट कर देगा 14, नो प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी ए वेरिएबल नेम इन सी? इसमें से कौन सा वेरिएबल नेम नहीं हो सकता है? वॉलेटाइल, ट्रू, फ्रेंड, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, वॉलेटाइल नहीं हो सकता, क्योंकि वॉलेटाइल सी में एक कीवर्ड है। वैसे अगर आप देखें तो फ्रेंड, एक्सपोर्ट ये कीवर्ड C++ में होते हैं, लेकिन सी में नहीं है। तो फिलहाल यहाँ वॉलेटाइल। द फॉर्मेट आइडेंटिफायर %i इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इंटीजर डेटा टाइप के लिए %i का भी इस्तेमाल होता है कुछ कंपाइलर्स में, इसलिए int। विच इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द डेटा टाइप? तो char छोटा है int से, int छोटा है डबल से, ठीक है। char बड़ा है int से तो ऐसे गलत हो गया, int बड़ा है char से, ये सही है, लेकिन char बड़ा है फ्लोट से, ये गलत हो गया। डबल बड़ा है char से, ये सही है, लेकिन char बड़ा है int से, ये गलत हो गया। तो सी वाला सही है एकदम। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड? डिफाइन A10 int main कांस्टेंट int a बराबर 5, a इक्वल्स टू %d a की वैल्यू को प्रिंट करना चाहिए, लेकिन ये इरर करेगा, कंपाइलेशन इरर होगी। कंपाइलेशन इरर क्यों होगी? क्योंकि आपने डिफाइन किया है a को पहले ही 10 और फिर आप a नाम का वेरिएबल बनाना चाहेंगे, तो ये इरर होगी, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। तो 2 कांस्टेंट एक नाम से डिफाइन नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो ये इरर हो गई आपकी। अब जिन लोगों ने अच्छा नंबर पाया उनको बहुत सारी बधाइयाँ, और जो लोग नहीं पा पाया अच्छा नंबर, मेहनत करिए, क्योंकि ये सारा ऑब्जेक्टिव जो था ये सब सिलेबस का ही था, लेकिन ऐसे ऑब्जेक्टिव थे जो कि कभी परीक्षा में पूछे नहीं गए हैं। ये ऊपर जो फोटो देख रहे हैं आप, ये डेनिस रिची की है, शायद पिछली बार बताया था हमने, आप लोग पहचान लीजिए कम से कम इस आदमी को। ओके, थैंक यू।